नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान 360 में भी आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अबाउट मी मनोज कुमार, MA BEd नेट स्पेशलाइजेशन हिंदी संस्कृत एंड साइकोलॉजी। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करो दोस्तों, 8 ईयर ऑनलाइन ऑफलाइन 8 ईयर एक्सपीरियंस है। कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास चल रही है। YT पर अपनी क्लास चलती है, वो चलती है 4:15 बजे 4:15 PM, और स्पेशल क्लास का टाइम रहता है वो रहता है 9:30 बजे। दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल रजिस्टर कीजिए, RPSC गोल्ड सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से मेरी सभी क्लासों को फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज़ कर सकते हैं। यदि आप मनोज10 यूज़ करते हैं तो आपको सभी क्लासें दिखाई देगी, सभी क्लासें आप देख पाएंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अपने को क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। तो दोस्तों, डेली लाइव क्लास के अंतर्गत आपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, साथ साथ आप पोल में आंसर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स, दोस्तों स्ट्रक्चर कोर्स की बात करें तो एग्जाम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लाइन टू लाइन उसी प्रकार से तैयार किया गया जिस प्रकार से अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज, दोस्तों लाइव टेस्ट एंड क्विज की बात करें तो अपनी परफॉर्मेंस के एनालिसिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज कर सकते हैं और टेस्ट की डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज जितनी डिवाइसों पर चाहे उतनी डिवाइसों पर देख सकते हैं। दोस्तों, फ्री क्लासेज और प्लस क्लासेज दोनों में यदि डिफरेंट की बात करें तो क्या डिफरेंट है। फ्री क्लासेज के अंतर्गत कम्प्लीटली सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत कम्प्लीटली सिलेबस कवर होता है। फ्री क्लासेज के अंतर्गत दोस्तों टेस्ट सीरीज लिमिटेड होती है, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत अनलिमिटेड होती है। दोस्तों, फ्री क्लासेज के अंदर PDF नोट्स लिमिटेड होते हैं, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत अनलिमिटेड होते हैं। फ्री क्लासेज के अंतर्गत रेगुलर डाउट क्लियर सेशन नहीं हो पाता है, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत रेगुलर डाउट क्लियर सेशन होता है। प्लस पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जो प्लस पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये कि सभी आपको उपलब्ध होते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 10% के डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज़ कर सकते हैं। यदि आप मनोज10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। दोस्तों, RPSC में अभी बम्पर ऑफर चल रहा है। यदि अपन 12 महीने के लिए सिलेबस परचेज करते हैं तो 2 महीने का आपको फ्री मिलेगा, और 24 महीने के लिए मतलब 2 साल के लिए परचेज करते हैं तो 3 महीने के लिए फ्री मिलेगा। और इसकी डेट है 23 मई तक ये अवेलेबल रहेगा आपके लिए। और दोस्तों, फर्स्ट RS ये आपके पास RS वाला जो स्पेशल टेस्ट है ये वही दे पाएंगे जो सिलेबस परचेज करते हैं। एक SI एग्ज़ाम के लिए मिशन गुरुड प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका हर संडे को होती है। ये 10 AM पर, और कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब होते हैं ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे 2 मई को हो गया, फिर 9 को हो गया, फिर 16 को, फिर 23 को, अब 23 को होगा, और आगे भी 6 को होगा, 13 को होगा, 20 को होगा, 27 को होगा। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और RS एग्ज़ाम सक्षम प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है जो सैटरडे को होती है, 10 AM पर होती है, ठीक है। और इसका भी आगामी टेस्ट होगा, वो होगा आपका 29 मई को। और साथ ही साथ आज भी है पॉलिटिकल का, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं। और एक दोस्तों, विजय मिशन RS के लिए बहुत ही शानदार ये बैच चल रहा है, 2022 बैच कोर्स है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब हैं। सभी एजुकेटर्स शानदार एजुकेटर हैं जिनसे आप पढ़ करके अपने सपनों का संसार है उसे बसा सकते हैं। ये आपके लिए सभी कोर्स अवेलेबल हैं। RS के लिए, SI के लिए, पटवार के लिए, मास्टर, सभी आपके लिए कोर्स अवेलेबल हैं। जो चाहे आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के, 24 मंथ के लिए आप सिलेबस परचेज कर सकते हैं। जैसे आप 24 मंथ के लिए सिलेबस परचेज करते हैं तो आपको पे करना होता है 8,400 रुपये, और यदि आप मेरे रेफरल कोड मनोज10 के साथ इसे परचेज करते हैं तो ये 10% के डिस्काउंट के साथ मात्र 7,560 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाता है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है दोस्तों अभी आप सभी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लाया है मेगा कॉम्बो ऑफर।
इन 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी को आप बेटर कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत अपन बात करेंगे, वो करेंगे क्रिया की। चलिए दोस्तों, संज्ञा की बात हो गई थी, सर्वनाम हो गया था, विशेषण अपन ने पढ़ लिया है, और आज की क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज की क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे क्रिया। तो ध्यान दें, क्रिया की यदि अपन बात करें तो हेडिंग लगा लीजिएगा, इसका टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपका क्या? क्रिया। तो पढ़ते हैं क्रिया को डिटेल से और अच्छे प्रकार से करते हैं इसकी स्टडी। क्रिया दोस्तों, क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम। इसका मतलब अपन कोई ना कोई काम करते हैं, वो क्या है? क्रिया है। यानी कोई भी अपन काम करते हैं तो अपन उसे क्या कहेंगे कि वो क्रिया है। और क्रिया की यदि अपन डेफिनेशन की बात करें, यानी परिभाषा की बात करें कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, तो दोस्तों क्रिया की परिभाषा के संबंध में अपन ये कह सकते हैं कि जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जिससे 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 किसी जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, बोध होता है। जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, दो बातें हैं कि किसी काम के करने, एक तो करने का बात कर रहा है और एक होने की बात कर रहा है। करना और होने का क्या कराता है? बोध कराता, उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे यदि अपन बात करें, मैं तुम्हारे से ही बात कर लेता हूँ, चलिए। हम क्रिया पढ़ रहे हैं, हम क्रिया पढ़ रहे हैं, ये होना है या करना है, ये आप पर निर्भर करेगा। तो आप कहेंगे सर ये करना है। क्या है? करना है। और यदि मैं तुम्हारे से कहूँ कि मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है, तो आप कहेंगे कि सर ये होने का बोध करा रहा है, इसका मतलब ये होना है। क्या है दोस्तों? होना है। तो आपने जो परिभाषा दर्शाई है उस परिभाषा के अनुरूप आपने उदाहरणों का व्याख्यान दिया है। हमेशा जो बात ऊपर प्रस्तुत की जाती है उसके यदि अनुरूप अपन अगर चलते हैं तो अपन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो मतलब किसी भी चीज़ को आपको सीखना हो तो सीखते समय इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, और वो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके अनुरूप आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों यदि यहाँ पर यदि बात करें कि सर क्रिया बनती कैसे है, बात ही आ जाती है कि क्रिया बनी कैसे। तो दोस्तों क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वह धातु में प्रत्यय जोड़कर, वह धातु में वह धातु में प्रत्यय जोड़कर, वह धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया का
निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वह धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ये कहना चाहता है अपने से कि भैया धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। यानी धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या बनेगी? क्रिया बनेगी। जैसे अपन ने ये ले लिया, लिख के प्लस ना, ता, ती, ते, कर ले लिया, इनसे क्रिया बनेगी अपनी। लिख में ना जोड़ोगे क्या बनेगा? लिखना बनेगा। ता जोड़ोगे क्या बनेगा? लिखता बनेगा। ती जोड़ोगे क्या बनेगा? लिखते बनेगा। ते जोड़ोगे लिखते बनेगा। और कर जोड़ोगे क्या बनेगा? लिख कर बनेगा। लिखना, लिखता, लिखते, लिखते, लिख कर, इस प्रकार से निर्मित हो जाएगी। ठीक है, तो धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। इस प्रकार से क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिएगा भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे वाले अंश की अपन बात करें। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जी, हो गया। अब आपसे ये पूछा जाता है क्रिया के भेद या प्रकारों की यदि अपन बात करें, क्रिया के क्या दोस्तों? क्रिया के भेद या प्रकार, यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है क्रिया के भेद या प्रकार, तो क्रिया के भेद या प्रकार आप कितने करेंगे? 2 करेंगे। एक तो सहकर्मक करेंगे और दूसरा आप करेंगे, वो करेंगे क्या? अकर्मक। तो सहकर्मक और दूसरा आप करेंगे अकर्मक। अब अपन क्रिया का विभाजन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? क्रिया का विभाजन, क्रिया का विभाजन। अब क्रिया का विभाजन करने की यदि बात आ जाती है तो क्रिया का विभाजन 3 भागों में करेंगे आप। नंबर 1 पर आप बात करेंगे, वो करेंगे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। एक तो कर्म के आधार पर हो जाएगा, एक हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हो जाएगा। और नंबर 3 पर बात करें तो किसके आधार पर हो जाएगा? काल के आधार पर हो जाएगा, काल के आधार पर। ठीक, तो दोस्तों कर्म के आधार पर यदि बात करें, नंबर 1 पर दे रखा अपने को, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को आप 2 भागों में बांटोगे, जिसमें एक तो सहकर्मक और दूसरी आपके पास होगी अकर्मक। क्या होगी? जिसमें एक तो आपके पास है वो है सहकर्मक और दूसरी बात करें तो वो है क्या? अकर्मक। तो एक तो होगी सहकर्मक और दूसरी हो गई क्या? अकर्मक। सहकर्मक क्रिया की यदि बात करें तो कर्म की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थिति होती है। प्रत्यक्ष और क्या? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें एक तो होगी पूर्ण सहकर्मक। कौन सी होगी? पूर्ण सहकर्मक। और एक होगी वो होगी अपूर्ण सहकर्मक। अपूर्ण
सकर्मक हो जाएगी। ठीक, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक को कर्मों की गणना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? गणना के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? गणना के आधार पर, जिसमें एक तो हो जाएगी आपके पास एक कर्मक और एक हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक हो जाएगी। अगर अपन अकर्मक क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया को भी आप दो भागों में बांटेंगे, जिसमें एक तो बांटेंगे आप पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक, और दूसरा बांटेंगे वो बांटेंगे अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक, पूर्ण अकर्मक की यदि अपन बात करें तो पूर्ण अकर्मक में दो स्थितियां होती है कर्ता की। एक तो गतिमान स्थिति में होता है कर्ता, तब तो गतेर तक कहेंगे, और स्थिर अवस्था में होता है तब कहेंगे क्या? स्थितेर तक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्थितेर तक कहेंगे। स्थितेर तक कहेंगे। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर यदि क्रिया की बात करें तो अर्थ के आधार पर क्रिया को बांटा जाता है कितने भागों में? 5 भाग। कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? 5 भागों में, जिसमें एक तो होती है आपके पास पूर्वकालिक, एक होती है आपके पास आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक। आज्ञार्थक या कह सकते हैं क्या? प्रेरणार्थक। आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक होती है। एक होती है आपके पास संयुक्त क्रिया। कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया होती है। एक आपके पास होती है वो होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु होती है। और एक होती है वो होती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। इस प्रकार से 5 भाग हैं। इनके अलावा भी अन्य भी हैं। मूलतः ये 5 है वर्तमान में पाठ्यक्रम के आधार पर। और अन्य में बात करें तो एक तो सहजाती है। कौन सी है? सहजाती है। एक अनुकरणात्मक है। सहजाती अनुकरणात्मक। और एक है नाम धातु, सॉरी कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया है। और कृदंत है, यहाँ पर नाम क्री है, कृदंत है। और एक है दोस्तों वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ये इस प्रकार से अर्थ के आधार पर है। काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो भूतकालिक हो जाएगी, एक वर्तमान कालिक हो जाएगी, वर्तमान कालिक हो जाएगी, और एक हो जाएगी वो हो जाएगी भविष्यकालिक। इस प्रकार से क्रिया का विभाजन किया जाता है। तो ये आपके ध्यान में रहे कि क्रिया के भेद या प्रकार आपसे अगर पूछ लिए जाते हैं तो 2 करने हैं, एक सकर्मक और दूसरा क्या करना है? अकर्मक करना है। क्रिया का विभाजन यदि आप करते हैं तो 3 भागों में कीजिएगा, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और किसके आधार पर? काल के आधार पर। कर्म के आधार पर आप यदि विभाजन करते हैं तो एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक करना है। सकर्मक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्थितियां हो सकती है, जिसमें प्रत्यक्ष है तो वो पूर्ण सकर्मक है और अप्रत्यक्ष है तो वो अपूर्ण सकर्मक है। और यदि पूर्ण सकर्मक की बात करें तो कर्मों की गणना के आधार पर 2 भागों में बांटना है। हो सकता है कि आपकी क्रिया के साथ एक कर्म हो, और हो सकता है आपकी क्रिया के साथ कितने कर्म हो? 2 कर्म हो, ऐसा भी हो सकता है। अकर्मक क्रिया की बात करें तो पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक 2 भागों में बांटना है। पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत
आपके पास मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, और हो सकता है कि उस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का बोध कराए, हो सकता है स्थिरावस्था का बोध कराए। और एक पढ़नी है आपको अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रिया को मूलतः 5 भागों में बांटेंगे। पूर्वकालिक, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और सामान्य क्रिया। और अन्य भी पढ़ेंगे यहाँ पर अपन सहजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। ठीक, ओके। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप, ताकि अपन आगे बात कर सकें। ले लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो नंबर 1 पर दोस्तों यदि अपन बात करें तो नंबर 1 पर अपने पास बात आती है, वो आती है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर नंबर 1 पर अपन बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। मतलब अपन ये कहेंगे कि ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मौजूद रहता है। ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है, कर्म मौजूद रहता है। ठीक, 2 बातें दर्शानी है आपको। एक सेंटेंस, एक वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कर्म हो, और एक ऐसा होना चाहिए जिसमें अप्रत्यक्ष, जैसे अपन संभावित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संभावित भी कह सकते हैं। ठीक, तो प्रत्यक्ष या संभावित रूप से आपके पास कर्म मौजूद रहना चाहिए। ओके, चलिएगा उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो जैसे अपन ने उदाहरण ले लिया, महेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है। महेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है। महेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपके पास एक सेंटेंस है। सबसे पहले आप जब भी क्रिया को सकर्मक या अकर्मक की बात करते हैं कि वो सकर्मक होगी या अकर्मक होगी, तो मैं एक राह बता देता हूँ आपको, रास्ता बता देता हूँ, उस रास्ते के अकॉर्डिंग चलना है आपको। सबसे पहले आप क्रिया के नीचे रेखांकित करें। यहाँ काम हो रहा है पढ़ने का, ठीक है, ये आपकी क्रिया है। इस क्रिया से सबसे पहले आपको कर्ता निकालना है। हो सकता है कि लगभग आपके पास कर्ता प्रत्यक्ष दिया हुआ हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कर्ता प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो अपने को संभावनावश भी कर्ता निकालना पड़ता है। तो मैं तुम्हारे से यहाँ पूछूं कि पढ़ना जो काम हो रहा है उसको करने वाला है कौन? भाई इस क्रिया को करने वाला है कौन? कौन से प्रश्न कीजिए, और कौन से प्रश्न करते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है कर्ता। क्या प्राप्त होता है? कर्ता प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास महेंद्र कर्ता प्राप्त हो चुका है। अब मैं एक सेंटेंस देता हूँ, महेंद्र पढ़ रहा है, इतना काम तो हो गया आपके पास। इसके बीच में एक प्रश्न सूचक शब्द और डालना है, महेंद्र क्या पढ़ रहा है? ये प्रश्न कीजिए आप, महेंद्र क्या पढ़ रहा है। इस क्या का जो आपके पास जवाब होगा वो आपका कर्म होगा। और यहाँ क्या का जवाब आपके पास क्या है? पुस्तक है, और पुस्तक क्या हो गया आपके पास?
प्रत्यक्ष कर्म हो गया, आपके वाक्य से प्राप्त है ये प्रत्यक्ष कर्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब परिभाषा में लिखी गई एक बात तो सिद्ध हो गई। दूसरी बात के अंतर्गत ये कह रहा है कि भैया संभावित कर्म हो सकता है। ठीक है, चलेगा। दूसरी और बात करें तो मैंने कहा महेश खा रहा है, महेश खा रहा है, ये एक सेंटेंस आपके पास, महेश खा रहा है। खा रहा है, इसमें ये आपके पास है वो क्रिया है। क्या है? ये खाने की क्रिया है। और खाने की क्रिया को करने वाला है कौन? तो आप कहेंगे सर महेश है, यानी इसका मतलब महेश कर्ता निकाल रहे हैं आप। अब आपने ये निकाल लिया कि महेश खा रहा है, तो ये तो सेंटेंस ही पूरा हो गया। महेश क्या खा रहा है? महेश क्या खा रहा है? ये प्रश्न करने के उपरांत इस बात का पता चलता है आपको कि यहाँ पर क्या का आपके पास संभावित उत्तर हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे अपन ने खाना ले लिया, ठीक, आम ले लिया, केले ले लिया, मतलब जिस जिसका केला ले लिया, जिस जिसका जो जो मतलब विचार था वो सभी ने प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर एक संभावित बात है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर एक अनुमान है सर कि अपन ये तो कहा है कि महेश खा रहा है, क्या जरूरी है कि सर वो खाना ही खा रहा है? जरूरी है वो आम खा रहा है? जरूरी है वो केला खा रहा है? और जरूरी है कि वो XYZ कोई चीज खा रहा है भाई। लेकिन कह रहे हैं अपन कि अप्रत्यक्ष रूप से कर, यानी मतलब सपोज दैट संभावित कर्म कोई न कोई हो सकता है। और यहाँ पर भी महेश खा रहा है, इस वाक्य के अंतर्गत भी संभावित कर्म अपने पास कोई न कोई अपन विचार के आधार पर कोई न कोई कर्म जरूर रख सकते हैं। तो विचार के आधार पर कोई न कोई कर्म रख सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो संभावित होगा। क्या होगा? संभावित होगा। इसका संभावित होगा, इसका मतलब ये जितने भी कर्म अपने लिखे हैं वो उनके लिए लिखेंगे अपन अप्रत्यक्ष कर्म। क्या लिखेंगे? अप्रत्यक्ष कर्म लिखेंगे। ओके, ये बात है। तो आपने एक बात दर्शाई है कि सर ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद रहता है उसे सहकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो मैं आपसे अगर पूछूं ये बात कि नॉट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नॉट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नॉट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पर सहकर्मक क्रिया को, सहकर्मक क्रिया को, सहकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो आपके पास जिसमें प्रत्यक्ष कर्म होगा वो हो जाएगी आपकी पूर्ण सहकर्मक, और जिसमें संभावित कर्म होगा वो हो जाएगी आपकी कौन सी? अपूर्ण सहकर्मक। कौन सी हो जाएगी? अपूर्ण सहकर्मक हो जाएगी। तो ये इसके नीचे नोट लगा करके आप ये बात लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर्म के आधार पर पूर्ण सहकर्मक क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, सहकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो होगी पूर्ण सहकर्मक और दूसरी होगी अपूर्ण सहकर्मक। कौन सी होगी? पूर्ण सहकर्मक और अपूर्ण सहकर्मक।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो आप थम्स अप कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपका काम हो चुका है। चलिए फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि हाँ यहाँ तक का आपके पास काम हो चुका है। ओके, चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से उठाएंगे अपन पूर्ण सहकर्मक क्रिया को। तो यहाँ पर अपूर्ण सहकर्मक क्रिया की एंड में बात होगी फिर तो पूर्ण सहकर्मक क्रिया की ओर बढ़ते हैं अपन। नंबर 1 पर आपके पास है, वो है कौन सी क्रिया? पूर्ण सहकर्मक क्रिया। पूर्ण सहकर्मक क्रिया। अब मैं पूर्ण सहकर्मक क्रिया के लिए आपसे जानना चाहूं तो क्या प्रत्यक्ष कर्म होगा? बिल्कुल प्रत्यक्ष कर्म वाली तो है भाई। अप्रत्यक्ष है तो अपूर्ण है, प्रत्यक्ष है तो पूर्ण है, ये बात तो है ही। तो पूर्ण सहकर्मक क्रिया के लिए अपन एक बात ये कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसके साथ एक या एक से अधिक प्रत्यक्ष रूप से कार्य मौजूद रहते हैं, ठीक। एक या एक से अधिक प्रत्यक्ष कार्य मौजूद होते। एक से अधिक अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक। या तो एक हो सकता है या फिर कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कैसे भी? जैसे मैं तुम्हारे से कहूं दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे हैं ये आपके पास क्रिया है। पढ़ना क्रिया का कर्ता कौन है? दादाजी। दादाजी क्या हो गए? कर्ता हो गए। और अखबार इसमें क्या हो गया आपके पास? कर्म हो गया। कितने कर्म है इसमें? इसमें एक कर्म है, ओके। दूसरा सेंटेंस है राम ने सीता को पत्र लिखा। राम ने सीता को पत्र लिखा भी, ये बात है। तो इसमें लिखा क्या है? क्रिया है। क्या है? लिखा क्या है? क्रिया है। और लिखना क्रिया का कर्ता कौन है? राम है। राम ने क्या लिखा? क्या का आपके पास जवाब होगा? वो होगा पत्र। राम ने क्या लिखा? तो पत्र लिखा। क्या का जवाब आपके पास कर्म होता है, कर्म है। अब यहां पर देखो, कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब ये भी तो क्या है? कर्म ही तो है। इसका मतलब इस वाक्य की अगर अपन बात करें तो इस वाक्य के अंतर्गत अपने पास कितने कर्म हो गए भी? 2 कर्म हो गए। कितने कर्म हो गए? 2 कर्म हो गए। इसका मतलब एक कर्म और कितने कर्म? 2 कर्म हो गए। अब मैं यहाँ पर एक बात आपसे पूछूं कि भैया आपने 1 कर्म और 2 कर्म निकाले हैं, ये किसके आधार पर निकाले हैं? भाई 1 कर्म हो गया और सर 2 कर्म हो गया, तो गणना के आधार पर निकाले हैं। इसका मतलब कहेंगे कर्मों की
कर्मों की गणना के आधार पर, कर्मों की गणना के आधार पर पूर्ण सकर्मक क्रिया को, पूर्ण सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। ठीक, तो ये हो गया कि कर्मों की गणना के आधार पर पूर्ण सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो हो जाएगी आपके पास कौन सी, एक कर्मक, और दूसरी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी द्विकर्मक। एक तो हो जाएगी एक कर्मक और दूसरी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी द्विकर्मक हो जाएगी। मेरे हिसाब से एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आवाज भी एकदम क्लियर है आपके पास। तो पूर्ण सकर्मक क्रिया को या प्रत्यक्ष और मतलब पूर्ण सकर्मक क्रिया को एक और दो कर्मों की स्थिति के आधार पर अपन ने दो भागों में बांट दिया है कि कर्मों की गणना के आधार पर पूर्ण सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो हो जाएगी एक कर्मक और एक हो जाएगी कौन सी, द्विकर्मक हो जाएगी। एक तो एक कर्मक और दूसरी होगी क्या, द्विकर्मक हो गई। हो गई क्या नहीं हो गई भाई? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका काम हो चुका है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा ताकि अपन आगे बात करें। फटाफट लीजिएगा थम्स अप, स्क्रीनशॉट लेकर के थम्स अप कीजिएगा। चलिए हो गया। चलिए तो आगे बात करते हैं। नंबर 1 पर आपके पास एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया की यदि अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसके साथ ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से एक कार्य मौजूद रहता है, एक कार्य मौजूद रहता है। ठीक, जैसे यदि उदाहरणों की अपन बात करें तो मोहन ने एक गाड़ी खरीदी। मोहन ने एक गाड़ी खरीदी। खरीदना यहां पर आपके पास क्रिया है और खरीदना क्रिया का कर्ता कौन है, मोहन है। क्या खरीदी तो गाड़ी खरीदी, एक संख्यावाचक विशेषण। गाड़ी क्या है, कर्म है, ये विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और भी अपन ने ले लिया जैसे राजू पतंग उड़ा रहा है। राजू पतंग उड़ा रहा है। उड़ा रहा है ये क्रिया है आपके पास। उड़ाना क्रिया का कर्ता कौन है, तो राजू है कर्ता इसका। और राजू क्या उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है।
ये क्या है आपके पास, कर्म है, क्या है, कर्म है, ठीक। और ऐसे ही और आपने लिया, जैसे आपने कहा कि सर मैंने एक अच्छी पुस्तक पढ़ी, मैंने एक अच्छी पुस्तक पढ़ी। पढ़ी ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। मैंने क्या है, करता है। मैंने क्या पढ़ी, तो आपने क्या पढ़ी भाई, पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कर्म है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर एक और अच्छी भी है, तो एक तो संख्यावाचक विशेषण हो गया और अच्छी गुणवाचक विशेषण हो गया। ये तो गुणवाचक है और ये है दोस्तों क्या, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे निकाला करो। यदि वाक्य को पूरे को आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये चीजें निकाली जा सकती हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, ये सभी बातें निकाली जा सकती है और अच्छी प्रकार से अपन इन्हें निकाल सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो एक कर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया की ये बात हुई है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से एक कर्म मौजूद रहता है। यहाँ पर सभी वाक्यों के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से एक कर्म है। इस जगह गाड़ी है, इस जगह पतंग है आपके पास, और इस जगह पुस्तक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से पतंग जो शब्द है ना आपके पास, ये पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों, ये पुल्लिंग है। पतंग शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या है, पुल्लिंग। पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है नहीं, पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है नहीं, ठीक है। ऐसे मतलब ना रबड़ी रबड़ी रो सर वो उड़ रही, रबड़ी उड़ रही है ना, पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है नहीं, पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है। अच्छा ठीक, सॉरी, ये पतंग उड़ रही है स्त्रीलिंग है। ये क्या है, पतंग उड़ रही है स्त्रीलिंग है, उड़ रहा है नहीं, उड़ रही है, स्त्रीलिंग है। माफी चाहता हूं यहाँ पर थोड़ी सी, पतंग उड़ रही है न कि पतंग उड़ रहा है, ठीक। पतंग कट गई है ना, पतंग कट गया नहीं, पतंग कट गई है ना, स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप विशेष रूप से जरूर ध्यान रखें। ऐसे गलती मत कर देना जैसे मैंने भी कर दी यहाँ पर, ऐसी गलती आप मत कर देना, ठीक। आपको याद भी रहेगा कि सर ने यहाँ पर लिख करके फिर काटा, फिर आप भी कन्फ्यूज हुए और फिर ये लिखा है, ठीक। तो दूसरी बात करते हैं अपन, वो करते हैं द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया। नंबर 2 पर आपके पास है, वह है द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया। द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया, द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया। हाँ जी सही है आपकी बातें। द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया, द्विकर्मक पूर्ण सहकर्मक क्रिया। इसके लिए आप कहेंगे कि ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दो कार्य मौजूद रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दो कार्य मौजूद रहते हैं, ठीक। ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से कितने कार्य मौजूद रहते हैं, दो कार्य मौजूद रहते हैं, वो होगी आपकी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी,
द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे यदि अपन बात करें, जैसे शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, यहां पर यह क्रिया है आपके पास। ठीक है, शिक्षक क्या है, करता है, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। पाठ क्या आपके पास, कर्म है। किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, तो ये भी तो क्या आपके पास कर्म है। इसका मतलब कितने कर्म हो गई, 2 कर्म हो गए। नोट, ये बात जरूर विशेष है, थोड़ी सी ध्यान रखना। द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म निम्नानुसार होंगे। ठीक, दोनों कर्म निम्नानुसार होंगे। कैसे? ये इसमें प्रथम कर्म है, ये प्रथम है, और ये आपके पास इसमें द्वितीय कर्म है। ठीक है, पहले वाला प्रथम कर्म है, दूसरा द्वितीय कर्म है। तो यदि अपन बात करें तो प्रथम कर्म के लिए यदि बात करें तो प्रथम कर्म है वो सजीव या प्राणीवाचक होता है। सजीव या प्राणीवाचक कारक चिन्ह युक्त रहे, बीच में कारक चिन्ह युक्त और गौण कर्म होगा। मुख्य का अपोजिट होता है गौण। क्रिया के जो नजदीक होगा वो मुख्य कर्म होगा। द्वितीय कर्म, आपका द्वितीय कर्म मुख्य कर्म भी होगा, ध्यान रखना। द्वितीय कर्म, यहां से प्रश्न आ जाता है कई बार, ध्यान रखना। द्वितीय कर्म पूछा भी गया कई बार। द्वितीय कर्म निर्जीव या अप्राणीवाचक, निर्जीव या अप्राणीवाचक, निर्जीव या अप्राणीवाचक होगा। कारक चिन्ह रहित होगा। देख सकते हैं आप ऊपर, कारक चिन्ह रहित, कारक चिन्ह रहित वह मुख्य कर्म होता है, वह मुख्य कर्म होता है। यहां से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कि द्विकर्म क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म निम्नानुसार होंगे। प्रथम कर्म सजीव या प्राणीवाचक होता है, कारक चिन्ह युक्त होता है और गौण कर्म होता है। द्वितीय कर्म निर्जीव या प्राणीवाचक होता है, कारक चिन्ह रहित होता है और मुख्य कर्म होता है। ये ऊपर के सेंटेंस में, ऊपर के वाक्य में देख सकते हैं। छात्र सजीव या प्राणीवाचक है, को कारक चिन्ह युक्त भी है और गौण कर्म है। दूसरा आपके पास पाठ है, वो निर्जीव या प्राणीवाचक है, कारक चिन्ह रहित है, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ इसके बाद, और ये कैसा कर्म है, मुख्य कर्म है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के थम्स अप कर दें ताकि पता चल जाए कि आपका काम हो गया है। ठीक है, नोट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखने वाली भी है।
नॉट। देना क्रिया, कौन सी क्रिया? देना क्रिया। यदि वाक्य में क्रिया देने के अर्थ में आई है तो ध्यान रखने वाली बात है ये आपके लिए। वैसे देना लगभग है दान दक्षिणा। क्या है? देना है वो है दान दक्षिणा। ठीक है, देना दान दक्षिणा है। देने के योग में, देने के योग में, देने के योग में, देने के योग में क्रिया प्रयुक्त हो, क्रिया प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो। देने के योग में क्रिया प्रयुक्त हो तो कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह को का प्रयोग, कारक चिन्ह को का प्रयोग संप्रदान कारक हेतु होगा। संप्रदान कारक के लिए होगा, संप्रदान कारक के लिए होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे राजा ने भिखारी को, राजा ने भिखारी को भीख दी। राजा ने भिखारी को क्या दी? भीख दी। यहां देना आपके पास क्रिया है। ठीक, देना क्रिया का कर्ता कौन है? राजा है। देना क्रिया का कर्ता कौन है? राजा है। राजा ने क्या दी? भीख दी। राजा ने क्या दी? भीख दी। तो भीख क्या हो गया? कर्म हो गया। अब इस जगह आपके पास भिखारी को है और क्रिया देना है दान दक्षिणा के योग में। तो यहाँ को कारक चिन्ह से युक्त शब्द भिखारी में कर्म न होकर के कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक होगा, इसका मतलब इस वाक्य के अंतर्गत एक ही कर्म है, एक ही कर्म होगा और इसे एक कर्मक क्रिया माना जाएगा। एक कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, कैसे क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। ऐसा और भी हो सकता है, जैसे राजा ने ब्राह्मण को, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। दी देना ये क्या आपके पास क्रिया है। राजा आपके पास क्या है? कर्ता है। क्या दी? गाय दी। तो गाय क्या है? कर्म है। और राजा ब्राह्मण को, यहां पर को कारक चिन्ह का प्रयोग किस हेतु हुआ है? संप्रदान के लिए हुआ। तो ये संप्रदान कारक है। इसका मतलब कर्म कितने भैया? एक ही कर्म होगा, एक ही कर्म होगा। बात समझ में आ गई? ऐसी स्थिति का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति से जरूर रूबरू रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके सामने दी जाती है। ये वो स्थितियां हैं जहां पर परीक्षक का ध्यान आता है और परीक्षक का ध्यान एकाग्रचित होते ही वो यहां से प्रश्न पूछता है। प्रेक्षक ध्यान एकाग्रचित करता है कि कौन सी बात ऐसी है जो अन्य से थोड़ी सी भिन्न है और वो भिन्न स्थिति अपने से परीक्षा में पूछी जाती है और उस भिन्न स्थिति पर अपन बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने को उस भिन्न स्थिति पर क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए।
और ये भिन्न स्थिति है कि दो कर्म होने की स्थिति में वहाँ पर कितने कर्म नहीं माने जा रहे हैं, दो कर्म नहीं माने जा रहे हैं, किस कारण से नहीं माने जा रहे, ये अगला आपसे पूछना चाहता है और ये आपसे पूछा जा सकता है। क्रिया के संबंध में जब भी बात होती है तो प्रेक्षक का ध्यान इस जगह जरूर जाएगा। तो प्रेक्षक का ध्यान किस जगह ज़्यादा जा रहा है? अगर अपन पढ़ते समय ये ध्यान देते हैं कि यहाँ पर कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ विपरीत बातें हैं, तो कुछ विपरीत बातें हैं, इसका मतलब अगर अपना यहाँ पर ध्यान जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है प्रेक्षक का भी तो उस जगह ध्यान जाएगा। और पेपर निर्माता जब पेपर बनाता है तो इन चीज़ों पर उसका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि अपन कुछ तैयार करके जाएं, उस तैयार की गई बात की विपरीत बात क्या हो सकती है, ये चीज़ अपने से पूछी जाती है। अपने से पूछते समय वो ये भी सोचता है कि जैसे आप शिक्षक रेट की तैयारी कर रहे हो, रेट की तैयारी करने वालों के लिए ये चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं कि भैया आपके सामने बच्चा है और आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय बच्चे के सामने ये दिक्कत आ गई है, इसका आप समाधान कैसे करेंगे, इसका आप निराकरण कैसे करेंगे? बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है, इस समस्या से आप निकालेंगे कैसे बच्चे को? क्या तरीका देंगे कि जिससे बच्चा यहाँ से निकल जाए सहजता के साथ? तो इसका मतलब ये स्थिति एक क्रिएट की गई है, आपकी क्लास की स्थिति एक क्रिएट की गई। जब आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसी आपके सामने स्थितियाँ आती हैं, उन स्थितियों से आप कैसे बाहर निकलेंगे और बच्चे को कैसे उससे बाहर निकालेंगे। ओके, चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया की बात हो गई, आपके पास एक कर्मक की हो गई और द्विकर्मक की बात हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, वो करते हैं अपूर्ण सहकर्मक क्रिया की। किसकी बात है? नंबर 2, सहकर्मक क्रिया में एक तो पूर्ण है जिसमें प्रत्यक्ष कर्म एक या दो है, और एक है आपके पास अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। अपूर्ण सहकर्मक क्रिया, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया की अगर अपन बात करें कि अपूर्ण सहकर्मक क्रिया वाली स्थिति क्या है, तो अपूर्ण सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद नहीं रहता है, लेकिन संभावनावश कर्म प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद नहीं रहता है, लेकिन संभावनावश कर्म प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों कैसे? जैसे महेश लिख रहा है, राधा पढ़ रही है, टीना खा रही है, ये आपके पास सेंटेंस है। अब जैसे महेश लिख रहा है, राधा पढ़ रही है, टीना खा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर संभावित कर्म निकाला जा सकता है, जैसे पत्र
अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो हो गई नहीं ना। राधा पढ़ रही है पुस्तक, तो ये भी तो क्या है, अप्रत्यक्ष ही तो है, प्रत्यक्ष थोड़ा है। अप्रत्यक्ष तो है। और टीना खा रही है, तो मैंने आम लिख दिया, तो ये भी तो क्या है, अप्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष थोड़ा है। नहीं, संभावित है। क्या है, संभावित है, प्रत्यक्ष नहीं है। एक प्रश्न आपके पास, सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। पहला सेंटेंस, मोहन खरीद रहा है, माँ बना रही है, राजू देख रहा है, और सीता सो रही है। तो आप ये कहेंगे कि सर मोहन खरीद रहा है, इसका मतलब सपोज दैट कोई ना कोई चीज़ तो खरीदता होगा, ठीक है, संभावित कर्म हो सकता है। माँ बना रही की माँ बना रही है, इसका मतलब संभावित कोई ना कोई तो हो सकता है, क्या बना रही है। राजू देख रहा है, तो संभावित तो हो ही सकता है, कोई सर चित्र देख रहा होगा, ना मोर देख रहा होगा, चिड़िया देख रहा हो, कौवा देख रखा हो, कोई मतलब कोई ना कोई संभावित हो सकता है। लेकिन सीता सो रही है, ये क्रिया अकर्मक है। अब देखो, ये आपसे एक प्रश्न और कर लेता है इसके। ये प्रश्न बहुत शानदार है, ध्यान रखना। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, ये उलझन में डालता है इस जगह से कि सकर्मक क्रिया है। अब आपको चुनाव करना है कि सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का आपको चुनाव करना है। अब आपने यहां इनको तीनों को सकर्मक माना है, मैं ये तीनों वाक्य लिख देता हूं यहां पर। मोहन खरीद रहा है। दूसरा सेंटेंस आपके पास है, वो है, चलो राजू वाला लिख दिया मैंने, राजू देख रहा है, राजू देख रहा है। तीसरा सेंटेंस हमने लिख दिया, माँ बना रही है, माँ बना रही है, ठीक है। और चौथा आपने सेंटेंस लिख दिया, दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं, दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है सकर्मक क्रिया किस विकल्प में भैया, तो सकर्मक तो सभी में है, चाहे खरीदना, चाहे देखना, चाहे बनाना, चाहे पढ़ना, सभी की सभी क्रियाएं सकर्मक है। लेकिन वैकल्पिक स्थिति के आधार पर, वैकल्पिक स्थिति के आधार पर इस वाक्य के अंतर्गत जो उत्तर होगा आपका वो होगा दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं। सर सकर्मक होते हुए भी सकर्मक क्यों नहीं माना गया, इसका कारण क्या है, सकर्मक होते भी सकर्मक क्यों नहीं माना गया। दोस्तों, एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर्म दे रखा है, तो फिर वरीयता बन जाती है इसकी। और इसकी एक वरीयता ये बन गई कि यहाँ पर जो आपके पास आया है क्या, पत्र, वो प्रत्यक्ष कर्म है, और प्रत्यक्ष कर्म होने की स्थिति के अंतर्गत उस सेंटेंस को प्रथम वरीयता दी जाएगी जिसके अंतर्गत आपके पास प्रत्यक्ष रूप से कर्म मौजूद है। तो वैकल्पिक स्थिति के आधार पर मोहन खरीद रहा है, राजू लिख रहा है, राजू देख रहा है, और माँ बना रही है। इसको वैकल्पिक स्थिति के आधार पर क्या मान लिया गया है, अकर्मक क्रिया मान लिया गया है। वैकल्पिक स्थिति के आधार पर क्या मान लिया गया है, अकर्मक क्रिया मान लिया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है।
तो ऐसे आपको करना है इसको। ओके, कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कर सकते कर सकते हैं, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपकी कौन सी, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि अपन आगे बात करें, और आगे अपन बात करेंगे वो करेंगे अकर्मक क्रिया की। नंबर 2 पर दोस्तों बात है वो है कौन सी क्रिया की, अकर्मक क्रिया की। और अकर्मक क्रिया की यदि अपन बात करें, अकर्मक क्रिया यानी अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी भी हाल में कार्य मौजूद नहीं रहता है, कार्य मौजूद नहीं रहता है, कार्य मौजूद नहीं रहता है। ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी भी हाल में कार्य मौजूद नहीं रहता है अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रही है, क्रिया अकर्मक है। आकाश इसमें आधार है। मे पे पर करते नहीं करते, अधिकरण कार्य करते हैं, पर मे पे पर हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस अपने लिया कि महेश सो रहा है, महेश सो रहा है और वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है। ठीक, ये दोनों क्रियाएं हैं वो आपके पास पूर्ण है। पूर्ण क्यों है, ये आपके पास अपूर्ण है। इसको यही जान लेते हैं ताकि समस्या दूर हो जाए। क्योंकि अकर्मक क्रिया को अपन दो भागों में बांटने वाले हैं, जिसमें एक तो पूर्ण अकर्मक और दूसरी अपूर्ण अकर्मक। मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, तो वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे यहाँ पर उड़ना और यहाँ पर सोना, ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया इसका मतलब पूर्ण है। रहे हैं और रहा है ये सहायक क्रिया है, एचवी है। ठीक, और यहाँ पर आपके पास मुख्य क्रिया नहीं है जिसका निर्माण धातु से होता है। जैसे उड़ प्लस ना उड़ना, सो प्लस ना सोना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सहायक क्रिया है, और उस सहायक क्रिया के पहले यदि मुख्य क्रिया नहीं होती है तो उस स्थिति में आपकी सहायक क्रिया ही किसका काम करेगी, मुख्य क्रिया का काम करेगी। यानी एचवी ही एमवी का काम करेगी, और उसको कहेंगे अपन अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, इसका विभाजन करें तो नंबर 1 पर तो अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पूर्ण अकर्मक क्रिया। समझ में आ गई, पूर्ण अकर्मक क्रिया मेन वर्ब वाली एमवी। और एक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कौन सी, अपूर्ण अकर्मक, जो कि होगी एचवी वाली। हाँ, पूर्ण अकर्मक क्रिया ने इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का बोध कराता है, इसलिए एक तो इसमें पार्ट चलता है, वो चलता है गतेर तक का, और एक क्रिया का कर्ता स्थिरावस्था का बोध कराता है, इसलिए चलता है स्थितेर तक का। ये दो पार्ट बन गए इसमें। इसका मतलब यहाँ पर आपको पूर्ण अकर्मक क्रिया में दो पढ़ने की आवश्यकता है, तो गतेर तक और एक क्या पढ़नी है, स्थितेर तक पढ़नी है। ठीक, गतेर तक स्थितेर। देखो, पक्षी आकाश में उड़ रही है गतिमान अवस्था में, और महेश सो रहा है स्थिरावस्था में।
चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे बात करें, आगे वाले अंश की बात करें। ले लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा पूर्ण अकर्मक क्रिया है आपके पास। पूर्ण अकर्मक क्रिया है, उस पूर्ण अकर्मक क्रिया का पहला जो पार्ट है वह है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। कौन सा है? गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक अकर्मक क्रिया मैं यहां पर इतना लिख रहा हूं, इस क्रिया का कर्ता, इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का बोध कराता है। गतिमान अवस्था का, गतिमान अवस्था का बोध कराता है। इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का बोध कराता है। इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का बोध कराता है। गत्यर्थक क्रियाएं लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए। गत्यर्थक क्रियाएं, गत्यर्थक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे उड़ना, चलना, घूमना, टहलना, रेंगना, उछलना, कूदना, तैरना, नाचना, आना, जाना, फिसलना, है ना। ये क्रियाएं हैं वो गत्यर्थक है सभी की सभी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दादा, दादी जी, दादी जी बगीचे में टहल रही है। दादी जी बगीचे में टहल रही है। किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में है। और सोनल नाच रही है। सोनल नाच रही है। तो ये किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में है। किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में। और गतिमान अवस्था में इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये क्रिया कैसी है? गत्यर्थक है। कैसी है? गत्यर्थक है। तो ये भी आपके ध्यान में रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये ध्यान में रख लेंगे। और एक होती है स्थित्यर्थक, इसका दूसरा पार्ट होता है स्थित्यर्थक। क्या होता है? स्थित्यर्थक होता है। स्थित्यर्थक की यदि बात करें तो स्थिरावस्था का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? स्थिरावस्था। किस अवस्था में होगा? स्थिरावस्था में होगा, मतलब स्थिर होगी अवस्था। जैसे दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, किस अवस्था की बात कर रहा है? स्थिर अवस्था की बात कर रहा है। दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, किस अवस्था की बात करा रहा है? स्थिर अवस्था का ये बोध करा रहा है। तो स्थिर हो गया ये, ठीक है। लेकिन स्थिति पर भी निर्भर करता है कई बार। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, पशु पक्षियों की आवाज या ध्वनि, पशु पक्षियों की आवाज या ध्वनि, पशु पक्षियों की आवाज या ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आती है। किसके अंतर्गत आती है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे चहचहाना है,
मिमियाना है, ट्राना है, रेंगना है ना, दहाड़ना है, रंभाना है। पशु पक्षियों की आवाज़ तथा ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगी, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक, ओके। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें आप, इसमें और भी ले लेना आप, है ना। इस तरह अवस्था वाली क्रियाएं कर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे अपन बात करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन, वो करते हैं आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया की। नंबर 2 है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, और वो है कौन सी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यदि अपूर्ण अकर्मक क्रिया की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा ये ले लें आप, सीधा ही कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी वाक्य दिया हुआ है, और उस वाक्य के एंड में क्या आता है? हो, हूं, है, हो, हूं, था, थी, थे आता है, हो, हूं, था, थी, थे आता है। ये क्या है, हो, हूं, था, थी, थे। ये है क्या आपके पास? ये है आपके पास सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब, और इनके पहले यदि कोई भी एमवी, एमवी मतलब मेन वर्ब, एमवी मतलब क्या? मेन वर्ब। यदि कोई भी मेन वर्ब नहीं होती है, मुख्य क्रिया नहीं होती है, तो उस कंडीशन में यह आपकी एचवी मतलब सहायक क्रिया ही किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी, मतलब मुख्य क्रिया का काम करेगी। और इसे ही कहा जाएगा क्या? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे से एक बात करूं यहाँ पर कि सहायक क्रिया, और ये है, हो, हूं, था, थी, थे, ये किसके अर्थ में आएगी? ये होना के अर्थ में आएगी। किसके अर्थ में आएगी? होना के अर्थ में आएगी। जैसे अपन ने कहा कि वह बहुत अच्छा आदमी था। अब दोस्तों इस वाक्य के अंतर्गत आया था। क्या आया? था आया है, और था एक सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया होती नहीं, ये सहायक क्रिया है, एचवी है, सहायक क्रिया होने के अर्थ में आई है। इसके पहले कोई भी क्या नहीं दी हुई है? एमवी नहीं दी हुई है। एमवी मतलब मेन वर्ब नहीं दी हुई है, तो ये आपकी एचवी ही इस जगह फिर किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी, मतलब सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम संभाल लेगी। और जहां पर सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम संभाल लेती है उससे बोलते हैं अपन कौन सी क्रिया? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सी बोलते हैं? अपूर्ण अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुई आपकी किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर। सकर्मक और अकर्मक दोनों कंप्लीट हो चुकी है। कर्म के आधार पर सकर्मक भी हो चुकी है, और कौन सी हो चुकी है? अकर्मक भी हो चुकी है। चलिए बता दीजिएगा, यहाँ तक थम्स अप कर दीजिएगा, समझ में आ गई तो अपन आगे वाली क्रियाओं की जरूर बात करें। बताइएगा फटाफट। ओके गाइस, समझ में आ गई बात है? चलिए तो भाई हो गया। अब देखिएगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्तों यदि अर्थ के आधार पर क्रिया की बात करें तो मूलतः क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 पर आपके पास है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व प्लस काल प्लस एक है ये,
पूर्व प्लस काल प्लस क्या है, इक है। पूर्व प्लस काल प्लस क्या है, इक है। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, इक मतलब होना। इसका मतलब पूर्व के समय में होना। इसका मतलब यदि वाक्य में, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हो, दो या दो से अधिक क्रियाएं हो और पहले वाली क्रिया पूर्व के समय में पूर्णतया समाप्ति का बोध कराए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर अपन नोट में एक बात कर सकते हैं, और वो बात कर सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर प्रत्यय की प्रधानता रहती है। कर प्रत्यय की प्रधानता रहती है। जैसे लिखकर, पढ़कर, खाकर, सोकर, उठकर, है ना, देखकर, लिखकर, है ना, हो गया, इत्यादि। मतलब कर प्रत्यय की क्या रहती है, प्रधानता रहती है। इसका मतलब जैसे यदि अपन बात करें तो वह सोकर उठ गया, वह सोकर उठ गया, ये सोना और यहाँ उठना है। वह सोकर उठ गया, इसका मतलब सोकर कैसा काम हो गया, पूर्व का काम हो गया ना, तो पूर्व का काम हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गई, पूर्वकालिक हो गई। कैसी हो गई, पूर्वकालिक हो गई। इसका मतलब वह सोकर उठ गया, पूर्वकालिक का अंश बन गया। ठीक है, लेकिन यहां पर एक तात्कालिक का अंश बनता है। तात्कालिक का अंश बनता है, तात्कालिक क्रिया का मतलब तात्कालिक, ये वैसे क्रिया विशेषण ही है। एक तात्कालिक वाला है वो क्या है, क्रिया विशेषण का योग है, क्रिया विशेषण की तरह रहता है ये। देखिएगा कैसे, वह चलते चलते, चलकर वाली की सोकर है ना, चलते चलते गिर गया, वह चलते चलते गिर गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तात्कालिक अंश बन जाएगा। और ऐसे ही वह आते ही सो गया। इन दोनों क्रियाओं के बीच अंतराल नहीं है, और अंतराल को खत्म कौन कर रहा है, ही निपात कर रहा है कि वह आते ही सो गया। इसका मतलब दोनों क्रियाओं के बीच ये जो समय का अंतराल था, उस समय के अंतराल को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये बन जाता है अंश तात्कालिक। किसका अंश बन जाता है, तात्कालिक का अंश बन जाता है। तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है
जिसमें ध्यान रखिएगा कि वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हों और पहले वाली क्रिया पूर्व के समय में पूर्णतया समाप्ति का बोध कराए। पूर्णतया समाप्ति का बोध कराए तो वो क्या ऐसी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ये भी आपके ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये कर सकते हो आसानी से पूर्वकालिक वाला। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसका। चलिए इसको हटा करके अपन बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले, अब आपको हटा करके ही करना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं आगे वाले अंश की। चलिए तो अर्थ के आधार पर नंबर 2 पर आप हेडिंग लगाएंगे क्रिया की, वो लगाएंगे आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया लगाएंगे? आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया की लगाएंगे। आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। चलो लगा लो, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। थोड़ा सा रब करने में इसको टाइम लगेगा ना। आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया, इसके नाम से ये स्पष्ट होता है कि आज्ञा या प्रेरणा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आज्ञा या प्रेरणा की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास है आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2 पर बात करें तो क्या है? आज्ञार्थक या फिर अपन कह सकते हैं प्रेरणार्थक। आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। ये आज्ञा प्लस अर्थ प्लस अक में है। आज्ञा प्लस किस में है? आज्ञा प्लस अर्थ प्लस अक की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है प्रेरणा प्लस अर्थ प्लस अक की। प्रेरणा प्लस अर्थ प्लस अक की बात कर रहा है। आज्ञा के अर्थ में या फिर प्रेरणा के अर्थ में। आज्ञा के अर्थ में या प्रेरणा के अर्थ में। तो मैं ये कहता हूं इन क्रियाओं का कर्ता, इन क्रियाओं का कर्ता, इन क्रियाओं का कर्ता स्वविवेक से क्रिया को संपन्न न कर किसी दूसरे की आज्ञा प्रेरणा से संपन्न करता है। इन क्रियाओं का कर्ता किसी दूसरे की आज्ञा या प्रेरणा, आज्ञा प्रेरणा से क्रिया को संपन्न करता है। आज्ञा प्रेरणा से क्रिया को क्या करता है? संपन्न करता है। जैसे अपन ये लिख दिया, जैसे तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो। ये किसकी बात है? आज्ञा की बात है। किसकी बात है? तुम अब जा सकते हो, ये आज्ञा की बात है। और प्रेरणार्थक क्रियाओं वाले की यदि अपन बात करें ना तो नोट, प्रेरणार्थक क्रियाओं का अंत, प्रेरणार्थक क्रियाओं का अंत वाया, वाई, वाय, वाता, वाते, वाते इत्यादि से होता है। इत्यादि से होता है। ठीक है। वाया, वाई, वाय, वाता, वाती, वाते इत्यादि से होता है।
जैसे यदि अपन बात करें तो जैसे राहुल ने गीता से पत्र लिखवाया। राहुल ने गीता से पत्र लिखवाया। राहुल ने गीता से पत्र लिखवाया। तो ये क्या होगी, ये प्रेरणा वाली बात होगी, है ना। राहुल ने गीता से पत्र लिखवाया, यानी कर्ता स्वयं स्वविवेक से क्रिया को संपन्न न कर किसी दूसरे की आज्ञा या प्रेरणा के माध्यम से क्रिया को संपन्न करता है, तो उस स्थिति में उसे कहा जाएगा आज्ञार्थक या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये होगी दोस्तों आपकी कौन सी क्रिया, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि अपन आगे बात करें। चलिए फटाफट हो जाएगा, फटाफट कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी करें, नहीं तो क्रिया संपन्न नहीं होगी। ओके, हो गया। अब देखिएगा, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने पास आती है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया आती है, संयुक्त क्रिया। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है संयुक्त क्रिया। क्या लिखा हुआ है, नाम में है संयुक्त क्रिया। और यदि अपन संयुक्त क्रिया की बात करें, किसकी बात करें, संयुक्त क्रिया की बात करें, तो संयुक्त का मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक हो गया। संयुक्त का मतलब क्या हो गया, संयुक्त का मतलब हो गया दो या दो से अधिक। और जब दो या दो से अधिक की यदि बात हो जाती है, क्या हो जाती है, दो या दो से अधिक की जब बात हो जाती है तो क्या अंश बनेगा। चलिए भाई बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। नंबर 3 पर यदि अपन बात करें तो नंबर 3 पर अपने पास क्रिया आ गई कौन सी, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के संबंध में कहें तो वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हो, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक क्रियाएं हो। जैसे एक ही पढ़ेंगे अपन, जैसे वह ऊठ बैठा, वह ऊठ बैठा। यहां देखो, उठना और बैठना। उसने पी लिया, उसने पी लिया, पीना और लेना, उसने पी लिया, है ना। उसने लिख दिया, उसने लिख दिया। ये दो दो क्रियाएं हैं इसमें, और इन्हें कहा जाता है क्या, संयुक्त क्रियाएं। क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रियाएं। वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हो तो उन्हें संयुक्त क्रिया अपन कहेंगे। वह उठ कर बैठ गया, तब ये पूर्वकालिक हो जाएगी, है ना। तब ये क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक हो जाएगी। हालांकि पूर्वकालिक का भाव यहाँ निहित रहता है इसके अंतर्गत। और एक है दोस्तों इसके अंतर्गत, वो है सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया है। एक नाम धातु है, लास्ट में पढ़ेंगे इसको, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया के संबंध में आप कहेंगे कि वाक्य में यदि एक ही क्रिया हो, ये वाक्य में यदि एक ही क्रिया हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाएगी। तो वह सामान्य क्रिया कहलाएगी। ठीक, वाक्य में और लगा लीजिए, वाक्य में यदि एक ही क्रिया हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाएगी। जैसे गीता ने पढ़ा, गीता ने पढ़ा। उसने लिखा,
उसने लिखा, राधा ने देखा। यदि वाक्य के एंड में एक ही क्रिया हो, ठीक है, उसके साथ सहायक क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। तो यदि वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उस क्रिया को अपन कहते हैं सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? वाक्य में यदि एक ही क्रिया हो तो अपन उसे कौन सी क्रिया कहेंगे दोस्तों? सामान्य क्रिया कहेंगे। समझ में आ गई कि वाक्य में यदि एक ही क्रिया हो तो अपन उस क्रिया को क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया कहेंगे। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के थम्स अप जरूर कर दें ताकि पता चल जाए कि काम हो गया यहाँ तक का। चलिए भाई, हो गया। अब देखिएगा, एक आपके पास है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया की अपन बात करते हैं। चलिए भाई, चलो तो दोस्तों नाम धातु क्रिया हेडिंग लगाओ। देखो दोस्तों, वैसे कहा जाए तो नाम धातु नाम की कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। और एक ये ऐसी क्रिया है जिसका निर्माण धातु से नहीं होता है। नाम धातु क्रिया। इस क्रिया का निर्माण, इस क्रिया का निर्माण, इस क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से होता है। वह विशेषण शब्दों से होता है। ठीक, इस क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से होता है। अब देखिएगा, नंबर 1 पर यदि बात करें तो क्या है? संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्या है? क्रिया है। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया है। तो संज्ञा में जैसे अपन ने संज्ञा ले ली लज्जा, क्या ले ली? लज्जा ले ली। लज्जा प्लस इत बराबर शब्द क्या बन जाएगा? लज्जित बन जाएगा। लज्जा प्लस इत बराबर लज्जित बन जाएगा। जैसे अपन ने ये कह दिया कि सीता राम से लज्जित हो गई। सीता राम से लज्जित हो गई। सीता राम से लज्जित हो गई। ये लज्जित होना क्या है? आपके पास क्रिया है। लेकिन ये लज्जित होना क्रिया किससे बनी हुई है? लज्जा जो कि भाववाचक संज्ञा है उससे बनी हुई है। दूसरी बात करें तो सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। किससे बनेगी? सर्वनाम से बनेगी। और सर्वनाम हो गया अपने पास जैसे अपना। अपना में ना प्रत्यय जोड़ा आपने तो क्या बनेगा? अपनाना बनेगा। ये अपनाना सर्वनाम से बनी क्रिया होगी। जैसे श्री कृष्ण ने राधा को, श्री कृष्ण ने राधा को अपना लिया। श्री कृष्ण ने राधा को अपना लिया। ये अपनाना क्या होगी? क्रिया होगी।
क्या होगी, अपनाना ये क्रिया होगी। और एक आपके पास है क्या, विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर क्या, क्रिया। ठीक। विशेषण जैसे आपके पास गर्म विशेषण है, एक ट्रे पूरा लेना है इसमें, गर्म तद बहुरूप है, गर्म नहीं होता, गर्म, गर्म प्लस आना बराबर गर्माना। तो इसका मतलब जैसे अपन ने ये ले लिया, वह गर्मा गया, वह गर्मा गया। तो वह गर्मा गया, ये गर्माना क्रिया है जिसका निर्माण किससे हुआ है, विशेषण से हुआ है। तो नाम धातु वाली कहानी तो ये है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे होता है, संज्ञा, सर्वनाम और किससे होता है दोस्तों, विशेषण से होता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया बन जाएगा, सर्वनाम प्लस प्रत्यय से क्रिया बनेगी, विशेषण प्लस प्रत्यय से क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। तो इसका आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, यहां से देखो एक प्रश्न बनता है, उस प्रश्न की बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या आपका काम हुआ है यहाँ से। ओके, फटाफट कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा भाई, यदि अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर अपन बात करेंगे, वो करेंगे नाम धातु क्रिया से बनने वाले एक प्रश्न की बात करेंगे कि नाम धातु क्रिया से क्या प्रश्न बन सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, पूछा हुआ प्रश्न है, परीक्षा के अंतर्गत विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आप विशेष रूप से इसका भी ध्यान रखें, प्रश्न का बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है। यह प्रश्न आपके पास, प्रश्न बन गया आपके पास कि नाम धातु क्रिया का निर्माण, नाम धातु क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण, नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें ये दे देगा संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 दे देगा आपको सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 आपको दे देगा विशेषण, और ऑप्शन नंबर 4 दे देगा आपको धातु और अव्यय। क्या, धातु और अव्यय किससे नहीं होता है, ये पूछा जाता है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है। तो दोस्तों अभी आपने किया है कि संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, लेकिन किससे नहीं होता है, धातु तथा किससे नहीं होता है, अव्यय से नहीं होता है। ये प्रश्न जो आपके पास है उसका उत्तर इस प्रश्न में निहित है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे लें तो यहाँ पर लिखा हुआ धातु, और ये धातु ही पूछा जाता है लगभग। नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता, तो नाम धातु में धातु लिखा हुआ, धातु से नहीं होता है और अव्यय से नहीं होता है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बढ़िया प्रश्न है, ये ध्यान रखना, याद रह जाएगा शायद, उम्मीद है। तो बढ़िया प्रश्न हमेशा देखो दोस्तों, लगभग ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर कोई बात एक बात से भिन्न अगर निकलती है, मान लो कि जैसे सभी क्रियाओं का निर्माण है वो किससे होता है, धातु से होता है, लेकिन नाम धातु एक ऐसी क्रिया है जिसका निर्माण किससे नहीं होता है, धातु से नहीं होता है, तो वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अब यदि अर्थ के आधार पर और बात करें तो अन्य की यदि बात करें दोस्तों, तो अन्य में एक तो होती है सहजातीय। कौन सी होती है, सहजातीय, सहजातीय क्रिया। इसमें आपको ध्यान रखना है कर्म व क्रिया, कर्म व क्रिया
कर्म व क्रिया सम्मान, कर्म व क्रिया सम्मान धातु से बने होते हैं, बने होते हैं। ठीक, कर्म व क्रिया समान धातु से बने होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? सहजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे यदि अपन ये कहें कि भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, इन दोनों के अंतर्गत जो धातु है ना वो है लड़। कौन सी धातु है? दोनों में लड़ धातु है। भारत ने लड़ाई लड़ी, राहुल ने पढ़ाई पढ़ी, चाल चली, है ना, खाना खाया, गीता ने खाना खाया, गीता ने खाना खाया। खाना और खाया में कौन सी धातु है? खा धातु है। तो दोस्तों याद रहे, सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। सहजातीय क्रिया सदैव क्या होती है? सहकर्मक होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रहे। नंबर 2 पर यदि अपन बात करें क्रिया की, दोस्तों नंबर 2 पर क्रिया आती है अपने पास, वो आती है अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी है? अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? अनुकरणात्मक क्रिया आती है। अनुकरणात्मक वाले की यदि अपन बात करें तो, अनुकरणात्मक वाले की यदि अपन बात करें तो अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु प्लस कर्ण प्लस आत्मक, यानी पीछे पीछे करना होता है। इसका मतलब इसमें सीधा इतना सा काम कर दें आप तो धातु स्क्वायर बराबर अनुकरणात्मक क्रिया होती है। धातु स्क्वायर बराबर क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे राजू ने, है ना, द्वार खटखटाया। राजू ने द्वार खटखटाया। खट खट की पुनरावृत्ति होगी इसमें। क्या होगी? खट खट की पुनरावृत्ति होगी। ऐसे एक अपन ले लिया, माता जी कई देर से बैड़ा रही है। माता जी कई देर से बड़बड़ा रही है, तो ये बड़बड़ाना पुनरावृत्ति होगी ना। देखो मुझे एक बात बताओ, खट खट, खट स्क्वायर बराबर खट खट हुआ क्या? नहीं हुआ। और बड़ स्क्वायर बराबर बड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? तो जहां पर धातु की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसे कहा जाता है कौन सी क्रिया? अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहा जाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक। और एक आपके पास जो बनती है वो बनती है क्रेदंत क्रिया। और दोस्तों क्रेदंत क्रिया की तो कहानी सीधी है। क्रेदंत क्रिया, यदि अपन क्रेदंत क्रिया की बात करें तो क्रेदंत क्रिया में अपन एक बात डायरेक्टली या सीधी भी कर सकते हैं कि क्रिया को ही क्रेदंत क्रिया कहा जाता है। इसमें जो नाम लिखा हुआ है ना क्रेदंत, वो ये कहता है अपने से कृत प्लस अंत। कृत प्लस क्या कहता है? अंत कहता है। और कृत में क्री क्या है? धातु है, अंत प्रत्यय। मतलब धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनाई जाती है उसे क्रेदंत क्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब मैं कह दूं कि क्रिया को ही क्रेदंत क्रिया कहा जाता है।
क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है, ये ध्यान रहे। क्या कहा जाता है? क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है, ये आपके ध्यान में रहे। क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है। ठीक। अब अगर नंबर 4 पर मैं बात करूं आपसे, तो अपने पास होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। तो मुख्य क्रिया की सहायता कैसे कहते हैं अपन? जैसे वह, रहा है, रही है, रहे हैं, था, थी, थे, ये क्या है? सहायक क्रिया तो है। रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, था, थी, थे, है ना, चुका है, चुका है, चुकी है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे से कहूं कि हम क्रिया पढ़ चुके हैं, हम क्रिया पढ़ चुके हैं, तो मुझे एक बात बताओ, हम क्रिया पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पढ़ भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं, ये नहीं पढ़ी है, पूरी हो गई क्रिया। हम क्रिया पढ़ चुके हैं, हम क्रिया पढ़ चुके हैं, हम क्रिया पढ़ चुके हैं। तो पढ़ना इसमें जो है ना वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और चुके हैं ना वो है सहायक क्रिया, मतलब HV। पढ़ना है वो मुख्य क्रिया है और चुके हैं वो क्या है? सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। यह आपकी क्रिया का पार्टीशन हो गया। अब एक इसके अंतर्गत जो पार्ट बचता है वो बचता है काल के आधार पर। किसके आधार पर बचता है? काल के आधार पर, जिसमें भूतकालिक क्रिया होती है, वर्तमान कालिक क्रिया होती है और भविष्यकालिक क्रिया होती है। तो किसके आधार पर बचता है? काल के आधार पर बच जाता है अपने पास। तो दोस्तों पूरा का पूरा एक टॉपिक होता है वैसे काल, तो हालांकि काल पूरा का पूरा निर्भर क्रिया पर ही करता है कि काम कब हुआ, उसके समय का बोध कराने वाले को ही तो क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। तो काल स्वतंत्र रूप से एक टॉपिक होता है जिसे अपन आगे की क्लासों के अंतर्गत काल को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपको मैंने संज्ञा करवा दी है, सर्वनाम करवा दिया है, विशेषण करवा दिया है और क्रिया, आज ये कंप्लीट आपका टॉपिक करवा दिया है। तो इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, एक एक बात को आप नोट कर लें, ताकि आपके पास एक तो नोट्स बन जाएंगे। नोट्स बनने के बाद आप इनको एक बार रिवाइज कर लें अच्छी प्रकार से, और फिर जो आपके पास MCQS लेकर के आता हूँ मैं, उसमें आप इनका जवाब देने का प्रयत्न करें। तो MCQS में बढ़िया तरीके से इनका जवाब दें, तब भी दे पाओगे आप सही तरीके से जवाब, जब आप इनको अच्छी प्रकार से कर लोगे। तो अच्छे प्रकार से करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप इन्हें अच्छे प्रकार से पढ़ें, अच्छे प्रकार से इन्हें समझें, और समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। दोस्तों हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वो सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है जो कि अन्य प्लेटफॉर्म आपको इतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं जितनी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जितनी डिवाइसों पर चाहे उतनी डिवाइसों पर आप देख सकते हैं, और ये सुविधाएं सभी जगह नहीं होती है। भाई लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जितने डिवाइसों पर चाहे उतने डिवाइसों पर, सभी डिवाइसों पर आप देख सकते हैं, और ये केवल एक ही प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो दे रहा है अनअकैडमी। तो आप या आपका कोई भी मित्र RPSC का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है तो मेरा रेफरल कोड मनोज 10 यूज़ कर सकता है।
यदि आप मेरे रेफरल कोड मनोज10 को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल राजस्थान 360 को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी क्लासें होती हैं उन सभी क्लासों की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिल जाए आप इसका बेनिफिट या फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों अपनी क्लास से स्पेशल वाली 1-2 दिन नहीं होगी, स्पेशल वाली क्लास 1-2 दिन बाद में अपन कर लेंगे। एक बार यूट्यूब के ऊपर अपन वीडियो मतलब थ्योरी वाली जितनी भी क्लासें हैं उन थ्योरी वाली क्लासों को सभी को एक बार थोड़ा सा संपन्न कर लेते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए और सेशन को एंड में शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि और भी जुड़ जाएं इससे और जुड़े रह करके अच्छे प्रकार से या भली प्रकार से तैयारी कर सके। दोस्तों तो हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। अपन ने क्रिया के अंश को बहुत अच्छी प्रकार से और बहुत बारीकी से पढ़ लिया है, एक एक अंश को, एक एक टॉपिक को विशेष रूप से अपन ने पढ़ा है। तो दोस्तों जुड़े और दोस्तों अपने साथियों तक सेशन को ज़रूर शेयर कर लें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो, सभी को इसका फ़ायदा हो। और इस फ़ायदे के लिए आप सभी से अनुरोध है कि सेशन को शेयर ज़रूर कर लिया करो। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।